गुड मॉर्निंग। मैंने कल आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है आपने किए होंगे। होमवर्क अभी चेक हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि किसने होमवर्क किया किसने नहीं किया। और एक रिकॉर्ड में चेक करना चाहूंगा कि जो मुझे बताया गया था कि क्लास के सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था, ऐसा मैंने सुना था। आज देखते हैं अकाउंट में ये क्या होता है, कितने स्टूडेंट ने, हो सकता है 2 4 5 हो सकते हैं किसी वजह से ना कर पाए हो, चलेगा, कोई रीजन हो सकता है उनके साथ, पर वो रीजन जेन्युइन और वो रीजन आपके लिए खुद के लिए होना चाहिए कि आपकी लापरवाही नहीं बल्कि आपकी मजबूरी थी कि आप होमवर्क नहीं कर पाए और आगे ऐसा ना हो। बेटा बैलेंस शीट में क्लियरिटी कैसे आएगी, हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं, पर बैलेंस शीट बनाना बहुत आसान है। जो बैलेंस शीट का फिगर चेंज है बस वही तो करना है। फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए और फॉर्मेट के अंदर फिल इन द ब्लैंक करना है कि क्वेश्चन में कहाँ का चेंज आएगा। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर। न्यू चैप्टर का जो नाम है, शुड आई स्टार्ट? चैप्टर का नाम है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन ये आपके सिलेबस का सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना लगभग तय है। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ये हम बात करें पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन, बाद में समझेंगे इंटरनल क्या होता है। पहले रिकॉन्स्ट्रक्शन। देखिए, कंस्ट्रक्शन से समझते मतलब सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन मींस निर्माण करना। जैसे मकान का क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग का क्या करते हैं, जब बिल्डिंग या मकान पहली बार बनता है तो उसको बोलते हैं
कंस्ट्रक्शन, लेकिन उसी बिल्डिंग में जो एक बार बन चुकी है 10, 20, 15 साल बाद उसमें कुछ रिनोवेशन हो, कुछ चेंजेस हो, कुछ अल्ट्रेशन हो, पुरानी चीज को ठीक करने के लिए कुछ किया जाए तो उसको फिर कंस्ट्रक्शन नहीं बोलते, उसको हम प्रैक्टिकली तो बोलते हैं रिनोवेशन, लेकिन कॉर्पोरेट कंपनी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। तो रिनोवेशन का ही दूसरा नाम क्या है? तो देखिए बेटा, कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन ये हम बात करते हैं बिल्डिंग के लिए, मकान के लिए, लेकिन कंपनी में एक होता है कंस्ट्रक्शन और कंपनी में दूसरा होता है देखिए कंपनी, जैसे मकान में 10-12 साल बाद जरूरत पड़ती रिनोवेशन की, ऐसे कंपनी में भी क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी को भी रिनोवेशन की आवश्यकता हो जाए, कंपनी में भी कुछ चेंजेस की जरूरत आ पड़े, वो हम समझते हैं कब, क्या, कैसे। और कंपनी बनी, कंपनी यदि प्रॉफिट्स में है तो शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ती रिनोवेशन की, लेकिन कंपनी में यदि लॉसेस हैं और लॉसेस कंटिन्यूसली हो रहे हैं और कंपनी में हेवी लॉसेस हो चुके हैं, तो ऐसी कंपनी में रिनोवेशन की जरूरत पड़ सकती है। जबकि ऐसी कंपनी में रिनोवेशन होगा तो उसको क्या कहा जाएगा? कंपनी बनती है तब बोलते हैं फॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन। कंपनी पहली बार बनी तो क्या कहा जाएगा? फॉर्मेशन यानी कंस्ट्रक्शन। लेकिन जब कंपनी, उसी कंपनी में चेंजेस किए जाए तो उसको बोलते हैं, जब कंपनी में कुछ चेंजेस करने पड़े, चेंजेस की आवश्यकता हो, तो उसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, कंपनी का पुनर्निर्माण। एक बार कंपनी बन चुकी, उसको दूसरी बार कुछ चेंजेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिनोवेशन, दैट इज कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। कंपनी में कुछ चीजें चेंजेस करना। अब ये क्या चेंजेस करना वो मैं समझाता हूं आपको वन बाय वन, क्यों ये जरूरत पड़ी इस चैप्टर की, फिर क्या करेंगे इसमें, वो सब पढ़ेंगे। कंपनी में क्या क्या चीजों में जरूरत पड़ती है चेंजेस की। जैसे हम मकान की बात करें तो मकान में विंडोज कई बार खराब हो जाती है, डोर्स खराब हो जाते हैं, प्लास्टर खराब हो जाता है, कई बार फिटिंग खराब हो जाती है, तो उनको हम रिनोवेट करते हैं, उसको फिर से बनाते हैं। ऐसे कंपनी में क्या खराब हो जाता है जिसको हमें रिकॉन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है, रिनोवेट करना पड़ता है। कंपनी में क्या चीजें ऐसी होती है, अब हम समझते हैं कंपनी में। नंबर वन, कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, नंबर वन, उस जिसके लिए हम करते हैं रिनोवेशन। नंबर वन, कंपनी में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। कंपनी में हो सकता है जो असेट लिखी हुई हो ना, वो सही प्राइस पे नहीं लिखी हो, जो लिखी है वो अकाउंटिंग के एंगल से तो सही है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर है, लेकिन वो असेट जो लिखी गई है वो बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं करती, कंपनी की सही आर्थिक स्थिति नहीं बताती। ये कंपनी की बैलेंस शीट कंपनी की सही स्थिति नहीं दिखा रही, या तो असेट सही वैल्यू पे लिखी हुई नहीं है, या फिर लायबिलिटी वो उसमें कुछ चेंजेस करना है, लायबिलिटी में भी कई सारे चेंजेस करना है, उसमें भी रिनोवेशन की जरूरत है। कंपनी में जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसमें भी चेंजेस की आवश्यकता आ पड़ी है, कंपनी की लायबिलिटी में चेंजेस की आवश्यकता आ पड़ी है, कंपनी की शेयर कैपिटल में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, कंपनी की असेट्स में चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, मतलब असेट साइड भी चेंज करनी है, लायबिलिटी साइड भी चेंज करनी है, शेयर कैपिटल भी चेंज करनी है। अभी चेंजेस क्यों करने हैं समझते हैं। तो कंपनी की शेयर कैपिटल में करना पड़ता है रिकंस्ट्रक्शन, रीऑर्गेनाइज करना, उसे रीऑर्गेनाइज करना, या कंपनी की कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना। रीस्ट्रक्चर मतलब उसका स्ट्रक्चर बदलना, कंपनी की लायबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन करना, कंपनी की असेट्स की वैल्यूएशन में चेंजेस करना। तो आप एक बार लिखिए पहले, सिंपल सा अभी समझाता हूं मैं। रिकंस्ट्रक्शन मींस रीऑर्गेनाइजिंग और रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्ट्रक्चरिंग कैपिटल, assets and liability of कंपनी। कंपनी की कैपिटल, कंपनी की असेट्स या कंपनी की लायबिलिटी को रीऑर्गेनाइज करना या रीस्ट्रक्चरिंग करना, उसको फिर से उसका स्ट्रक्चर बदलना, उसका ढांचा बदलना। तो कंपनी की रीऑर्गेनाइज या रीस्ट्रक्चरिंग कैपिटल, असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ कंपनी। अब मैं आपको, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा, सिर्फ लिखा होगा, पर मैं आपको अब समझाता हूं क्यों हमें कंपनी की कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना पड़ता है, कंपनी की असेट को क्यों हमें चेंज करना पड़ता है, और कंपनी की लायबिलिटी में भी क्यों हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। मैं समझाऊंगा वन बाय वन। नंबर वन, तो उसको समझाने के लिए मुझे नंबर वन एग्जाम्पल पे, और मैं हमेशा
थ्योरी कम प्रैक्टिकल ज़्यादा, तो मैं आपको समझाता हूँ। बैलेंस शीट नंबर 1, बैलेंस शीट नंबर 1 देखिए, ये बैलेंस शीट नंबर 1 है। यहाँ पर ये बैलेंस शीट नहीं, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर कंपनी की शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। यहाँ कंपनी के होते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ये शेयर कैपिटल मान लीजिए 50 लाख रुपीस की है। ये 50 लाख की शेयर कैपिटल है किसी की बैलेंस शीट नंबर 1 ऑफ एक्स लिमिटेड। इधर असेट वसेट होगी, इधर लाइबिलिटीज होंगी, लेकिन रिजर्व सरप्लस कंपनी में जीरो है। कंपनी में रिजर्व सरप्लस जीरो है, मतलब कंपनी में प्रॉफिट्स नहीं है, तो फिर हो सकता है लॉस हो। लॉस कहां रखे होंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। प्रॉफिट होते तो यहां होते लाइबिलिटी में, कि ये प्रॉफिट शेयर का है, उन्हें वापस करना है, ये कंपनी की लाइबिलिटी है। लेकिन प्रॉफिट नहीं, बल्कि कंपनी में लॉसेस है। मान लो कंपनी में 40 लाख के लॉसेस हो चुके हैं, ये कंपनी में 40 लाख के लॉस हो चुके हैं, 40 लाख रुपीस के लॉसेस हैं। अब ये कंपनी जो एक्स लिमिटेड है, जहां पर 40 लाख के एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जब से कंपनी बनी तब से लेके जो बैलेंस शीट की डेट है वहां तक के लॉसेस 40 लाख हैं। यदि आप इस बैलेंस शीट को जो एज इट इज चलने दो, तो ये बैलेंस शीट जो लॉस मेकिंग है, ये कंपनी जो लॉस मेकिंग है, यदि आपने बैलेंस शीट पे लॉस चलते रहने दिए, तो ये कंपनी नहीं चल पाएगी। कंपनी जल्दी ही वाइंडिंग अप में आ जाएगी, जल्दी ही कंपनी बंद हो जाएगी, ये ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। क्या वजह है? भले कंपनी में अभी तक लॉसेस हो, मान लो अभी कंपनी का फ्यूचर अब अच्छा है, सिनेरियो में चेंज आया है, बिजनेस अच्छा चलने की संभावना है, अगले साल कुछ नया चेंज आने वाला है, उससे बिजनेस में ग्रोथ होगी, प्रॉफिट होना शुरू होंगे। उसके बावजूद भी ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगी। यदि बैलेंस शीट में सिर्फ लॉस भर चलते रहे, तो वो कंपनी जो प्रॉफिटेबल मार्केट है उसको भी इनकेश नहीं कर पाएगी, बल्कि और लॉस में जाती जाएगी। क्या वजह है ऐसी? ये लॉस सिर्फ बुक में चलने से कंपनी कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं पाएगी, जबकि सर्कमस्टांसेस फेवरेबल है, तब भी कंपनी प्रॉफिट में क्यों नहीं आ पाएगी? नंबर 1, मैं आपसे पूछूं, टाइम वेस्ट करूं, इससे अच्छा बता दूं। नंबर 1, इस कंपनी में जहां पर हेवी लॉसेस है, क्या इसको कोई उधार माल देना पसंद करेगा? क्रेडिटर जो उधार माल, और आप जानते हैं सारा बिजनेस उधारी पे चलता है, हर व्यक्ति उधारी पे माल खरीदता है, उस उधार माल खरीद कर उसे बेचता है, बेचकर जो मनी आती है उससे वो क्रेडिटर को पेमेंट करता है। हमेशा उधार बिजनेस, कभी कितनी भी फाइनेंशियल साउंड कंपनी हो, वो हमेशा गुड्स किस पे खरीदती है? क्रेडिट पर। तो अब इसको क्या क्रेडिट पर कोई माल देगा? क्यों नहीं देगा? अरे यार ये लॉस मेकिंग कंपनी है, हमने इसको यदि और उधार माल बेचा तो लाइबिलिटी कंपनी की बढ़ जाएगी, और कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, कंपनी बंद हुई तो हमें अपना अमाउंट वापस। एक लॉस मेकिंग कंपनी में कोई उधार माल देना पसंद नहीं करेगा, तो कंपनी को उधार मिलना बंद हो जाएगा, और जब उधार मिलना बंद होगा फिर कंपनी कैसे बिजनेस कर पाएगी? और फिर नगद माल खरीदना पड़ेगा, और नगद खरीदने के लिए रिसोर्सेस इतनी कैश किसी कंपनी के पास, कोई कंपनी कैश रिच नहीं होती जो सारा माल नगद में खरीद ले। नगद माल खरीदने की औकात नहीं, उधार माल मिलेगा नहीं। तो फिर क्या होगा? बिजनेस रहेगा या बंद हो जाएगा? इसको यदि लोन की जरूरत पड़े, कि बिजनेस चलाने के लिए कई बार लोन की आवश्यकता पड़ती है, क्या इसको कोई लोन देगा? कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉस मेकिंग कंपनी को कोई लोन नहीं देगा। तो ये जब इसको लोन नहीं मिलेगा तो ये अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाएगी, तो बिजनेस कैसे करेगी? ये सोचे कि चलो मैं नया पब्लिक इशू ले आऊं, लोन नहीं मिल रहा तो शेयर होल्डर से मनी ले लूं, नया पब्लिक इशू ले आओ, तो क्या इसका इशू सक्सेस होगा? लॉस मेकिंग कंपनी में कोई शेयर अप्लाई नहीं करेगा, तो इसका पब्लिक इशू भी सक्सेस नहीं होगा, इसको लोन नहीं मिलेगा, इसको उधार माल मिलना बंद हो जाएगा, नगद खरीदने की ताकत नहीं है। एम्प्लॉई, अच्छे एम्प्लॉय इस कंपनी में टिकेंगे या मौका मिलते ही इसका जॉब छोड़कर कहीं और चले जाएंगे? बोले यार लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई ग्रोथ नहीं, पता नहीं कब बंद हो जाए, और इंक्रीमेंट तो मिलेगा नहीं लॉस मेकिंग कंपनी में, और पता नहीं कब बंद हो जाए। इस डर के हमारे अच्छे एम्प्लॉय कंपनी छोड़कर चले जाएंगे, और अच्छे एम्प्लॉय के बगैर नई मतलब कंपनी चलेगी कैसे? और नया एम्प्लॉय ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? या लॉस मेकिंग कंपनी में कौन जाए? वही आएगा जिसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही। तो फिर ऐसी केस में अच्छे एम्प्लॉय, यदि गुड ह्यूमन रिसोर्सेज इसके पास नहीं होंगे, तो कंपनी बंद होने की कगार पर आ जाएगी। समझ में आ रहा है? बस इससे ज्यादा समझाना मेरे लिए संभव नहीं, समझाने को मैं तो आधे घंटे समझा सकता हूँ, लेकिन टाइम हो गया। मतलब इसमें इतना तो क्या हुआ, यदि ये कंपनी में लॉसेस चलते रहे तो कंपनी का सर्वाइवल मुश्किल है। तो अब क्या किया जाए कि इस लॉसेस को बुक से हटाया जाए, कंपनी की बैलेंस शीट से हटाया जाए? अब देखो, लॉसेस
प्रोप्राइटरी में तो ऑनर बियर कर लेता है, लॉसेस को पार्टनरशिप में पार्टनर बियर कर लेते हैं, और लॉसेस कैपिटल से एडजस्ट हो जाते हैं, तो लॉसेस अपेयर नहीं होते बैलेंस शीट में, बल्कि कैपिटल कम हो जाती है। ये मैं बात कहाँ की कर रहा हूँ बेटा, प्रोप्राइटरी या पार्टनरशिप में लॉसेस को क्या करते हैं, प्रोप्राइटर कैपिटल से एडजस्ट कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में लॉसेस अपेयर नहीं होते बल्कि वो कैपिटल। लेकिन कंपनी में ऑनर्स कैपिटल दैट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल से लॉसेस को एडजस्ट करना ऑर्डिनरी केस में अलाउड नहीं है। कंपनी चाहे कि इस लॉसेस को ऑनर्स कैपिटल से एडजस्ट कर ले तो एज सच अलाउड नहीं है, लेकिन एक स्पेशल स्कीम जो मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर में, एक स्कीम और उसमें ट्रिब्यूनल यानी कोर्ट की अप्रूवल लेकर कंपनी क्या कर सकती है, इस लॉसेस को इस कैपिटल से एडजस्ट कर सकती है। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इस लॉसेस को बैलेंस शीट से हटाना है ताकि बैलेंस शीट में लॉसेस जीरो हो जाए, अगले साल बैलेंस शीट मार्केट में जाए तो लॉसेस ना दिखाई दें। तो लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए शेयर कैपिटल से एडजस्ट करना पड़ेगा। डेफिनेटली लॉसेस ऑनर ही बियर करेंगे, ऑनर मींस शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में रिडक्शन यूजुअली अलाउ नहीं है। बायबैक अलग है जिसमें बायबैक करके शेयर कैपिटल कम की जाती है, लेकिन अदरवाइज शेयर कैपिटल का रिडक्शन ऐसा अलाउ नहीं है। लेकिन यदि ये कंपनी कोर्ट में जाकर यानी ट्रिब्यूनल में जाकर परमिशन ले ले तो इस लॉसेस को कहां से सेट ऑफ कर सकती है, शेयर कैपिटल से। उसी के लिए चैप्टर बना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, मतलब कंपनी को अपनी कैपिटल रख एज इट इज रखनी है या इसको चेंज करना है। ये है पहला चेंज जो कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल में करना होगा। शेयर कैपिटल कितनी करनी पड़ेगी, 50 या 10 करनी पड़ेगी। तो ये हो गया चेंजेस इन शेयर कैपिटल। कंपनी अपनी कैपिटल को एज इट इज रखेगी या रीस्ट्रक्चर करेगी, रीऑर्गेनाइज करेगी। कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करेगी, रीऑर्गेनाइज करेगी, रीस्ट्रक्चर करेगी। इज इट ओके? तो कंपनी को क्या करना है, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, रीऑर्गेनाइज करना है। उसके लिए क्या करना होगा, कंपनी को एक स्कीम बनाकर ट्रिब्यूनल से परमिशन लेकर इस लॉस को शेयर कैपिटल से एडजस्ट करना होगा। तो पहला ये पर्पस समझ में आया होगा कि कंपनी को शेयर कैपिटल, ये हो गया रीस्ट्रक्चरिंग कैपिटल ऑफ कंपनी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा, कंपनी शुड एडजस्ट लॉसेस फ्रॉम शेयर कैपिटल। कंपनी को चाहिए कि लॉसेस कहां से एडजस्ट करे, फ्रॉम शेयर कैपिटल। उस केस में बैलेंस शीट कैसी बनेगी, अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 10 लाख, और पीएनएल कितना हो जाएगा, लॉसेस जीरो। मतलब लॉसेस कंपनी ने एलिमिनेट कर दिए बाय रिड्यूसिंग, बाय चेंजिंग इट्स शेयर कैपिटल। कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंज किया कंपनी की। वो कैसे करेंगे वो बहुत बात की बात है, वो तो बहुत डिटेल में जाएंगे। ये कंपनी ने अपनी शेयर कैपिटल को 50 लाख में से 40 लाख लेस कर दिया, बची 10 लाख। लॉसेस एडजस्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मींस ऑनर्स कैपिटल, और ऑनर ही बियर करता है लॉसेस, वो उसने कर लिए। वैसे लॉसेस उसको बियर करने थे बाइंडिंग अप पर कंपनी ने अभी ही, शेयर होल्डर ने लॉसेस अभी बियर कर लिए। अब कंपनी की बैलेंस शीट नीट एंड क्लीन हो गई कि नहीं हो गई, बैलेंस शीट से लॉसेस कब हट गए। हटाओ इसको, हाँ बोलिए बेटा, क्या कोर्ट को क्या करेंगे, हाँ बोलिए बेटा। कोर्ट मतलब ट्रिब्यूनल को बताना पड़ेगा, मतलब कंपनी सीओ को खुद जाकर ऐसा नहीं कर सकती डायरेक्टली। पहले क्या करना पड़ेगा, इसको कोर्ट में जाकर ट्रिब्यूनल जाकर अपनी स्थिति बतानी पड़ेगी कि हम ये कैपिटल रिडक्शन करना चाहते हैं। पहले शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, मीटिंग में शेयर होल्डर से अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद कोर्ट में अप्रूवल ली जाएगी, उसके बाद कंपनी ऐसा कर पाएगी। पहले मेंबर से अप्रूवल, देन कोर्ट में अप्रूवल कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं। और फर्क क्या पड़ा, और ये लॉसेस वैसे भी किसके थे, किसके थे लॉसेस, शेयर होल्डर के। तो बियर भी किसने किए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बियर शेयर होल्डर को करने ही थे, बस उसने बाइंडिंग अप पर बियर करने के बजाय अभी बियर कर लिए, अभी उसने कैपिटल रिड्यूस करी। आगे नेक्स्ट, ये तो एक केस था बैलेंस शीट नंबर 2। नेक्स्ट, तो पहला पर्पस क्या हुआ, इस रिकंस्ट्रक्शन का पहला पर्पस क्या हुआ, टू एलिमिनेट लॉसेस। अब दूसरा मैं इसको लिख सकता हूं, पहला पर्पस, पर्पस ऑफ दिस टू एलिमिनेट लॉसेस
फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए आपको शेयर कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना होगा, उसे रिड्यूस करना होगा, चेंज करना होगा, और ये चेंज किसी स्कीम के तहत होगा, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये है लॉसेस का बैलेंस शीट से एलिमिनेशन। भाई जो बेटा वो क्या होता है, ये मार्केट बहुत गलत चल रहा है, लॉसेस में है, फिर भी उसका मार्केट वैल्यूएशन अच्छा है ना, तो जो उसके जो भी फाउंडर है उनको वैल्यूएशन तो हजारों में है ना, वो बेच दे तो उनको लॉसेस के बावजूद भी हजारों करोड़ मिल जाएंगे। तो इसीलिए तो चल रहा है उसी उम्मीद में कि भले लॉसेस चलते रहे लेकिन वो बेचेंगे तो उनको 1000 करोड़ मिलेंगे, तो क्यों बंद करेंगे वो। हाँ ठीक है। अगला नेक्स्ट टू नेक्स्ट पर्पस टू एलिमिनेट लॉस्ट कैपिटल। जो पूंजी नष्ट हो चुकी है उसे हटाना। टू एलिमिनेट लॉस्ट कैपिटल, जो कैपिटल नष्ट हो चुकी है उसको बुक से, जो बुक्स में नहीं बची उसकी पूंजी को बुक्स में क्यों रखा जाए, उसका एग्जांपल लिखिए। एग्जांपल से क्लियर होगा, एक और जल्दी से लिखिए। ये है बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। देखिए ये है शेयर कैपिटल 50 लाख, इसमें लैंड प्लस बिल्डिंग 10 + 40 50 लाख। ये बैलेंस शीट है एक्स लिमिटेड की, लैंड प्लस बिल्डिंग मिला के 50 लाख। इन अबोव capital is represented by land and building। शेयर कैपिटल 50, लैंड बिल्डिंग 50। ये शेयर कैपिटल कहाँ इन्वेस्टेड है, लैंड एंड बिल्डिंग में। 10 लाख रुपीस की लैंड है और 40 लाख रुपीस की बिल्डिंग है। ये शेयर कैपिटल लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टेड है। दिस कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस असेट। क्या बोला मैंने, ये शेयर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, लैंड एंड बिल्डिंग में लगी हुई है, लैंड बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है। ये पूंजी है या नष्ट हो गई, ये पूंजी है या नष्ट हो गई, कहां लग गई, लैंड में और बिल्डिंग में लग गई कि नष्ट हो गई, है। कहां है, लैंड और बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करती है, करेक्ट। अब मान लो ये बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग गुजरात के किसी, जो आपने सुना होगा भुज एरिया जिसमें मूवी बनी है ना, कौन सी हाँ, एक बार वहां अर्थक्वेक आया था, ध्यान है आपको, एक वहां पर बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक था, शायद आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे, और वहां पे काफी बिल्डिंगें खत्म हो गई। अर्थक्वेक समझते हो, भूकंप, मुझे बस दो ही चीज पता है, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत पता नहीं है। भूकंप यानी अर्थक्वेक, दोनों चीज पता है क्या। अच्छा, अब यदि भूकंप आया होगा तो ये बिल्डिंग क्या हुआ, जो बिल्डिंग थी 4 मंजिला बिल्डिंग थी, जिस जमीन पर बनी हुई थी, 40 लाख की बिल्डिंग थी, जमीन थी, ये रातों रात भूकंप आया और ये बिल्डिंग जमीन में धस गई, बिल्डिंग वहीं बची नहीं। अब दूसरे दिन डायरेक्टर आते हैं कार से अपने ऑफिस, क्या देखते हैं, बच्चे वहां क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि वो क्या बन चुका है, क्रिकेट का मैदान। अब वहां देखते कि भाई कहाँ की बिल्डिंग, तो बोले सर बिल्डिंग तो जमीन के अंदर है, उसके हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बताइए 50 लाख की पूंजी है या नष्ट हो चुकी, 40 लाख की बिल्डिंग अर्थक्वेक में खत्म हो गई, बची क्या सिर्फ 10 लाख। अब बताओ 50 लाख की कैपिटल में से कितनी पूंजी नष्ट हो चुकी, 40 लाख। तो क्या आपकी 50 लाख की कैपिटल किसी असेट को रिप्रेजेंट कर रही है, कितनी असेट बची अब आपकी कैपिटल 50 लाख है बट असेट रिप्रेजेंट कर रही है ओनली। तो अब क्या है, बैलेंस शीट आपकी सही स्थिति दर्शा रही है, ये बैलेंस शीट एज इट इज रहने दें या इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे। हमें क्या करना है, इस कैपिटल में से कौन सी कैपिटल हटानी है, वो कैपिटल जो नष्ट हो चुकी है, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय एनी असेट, वो कैपिटल जो नष्ट हो चुकी है, या यूं कहूं कि वो कैपिटल जो किसी असेट को रिप्रेजेंट नहीं करती, उसे हमें क्या करना चाहिए, उसे हमें रखना है, हटाना है।
क्या ये बैलेंस शीट सही पिक्चर दिखाएगी? क्या है पूंजी 50 लाख बची, ये पूंजी भी गलत, और ये असेट जो दिखा रहे हो 40 लाख, क्या वो असेट है? तो आपकी ना असेट साइड सही है ना कैपिटल लाइबिलिटी साइड सही है। पूंजी कितनी बची आपके पास? 10 लाख। लैंड भी कितनी बची, असेट भी कितनी बची? तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? टू एलिमिनेट, अब यहां पर क्या लिखेंगे? कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। हाँ, अब नहीं लिखेंगे, अब यहां पहले लिखेंगे से क्या हुआ? बिल्डिंग लॉस्ट कंप्लीटली इन एन एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में, वो अर्थक्वेक हो, फायर हो, किसी में वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। नाउ कैपिटल ऑफ ₹40 लाख हैज बिन लॉस्ट। कितनी पूंजी नष्ट हो गई? 40 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है। मीन्स कैपिटल ऑफ ₹40 लाख हैज बिन लॉस्ट, 40 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है। या कहें तो कैपिटल ऑफ ₹40 लाख not represented by any asset, not represented by any asset। अब 40 लाख की पूंजी किसी असेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। पहले 50 लाख की कैपिटल 50 लाख की असेट को रिप्रेजेंट कर रही थी, पर अब असेट सिर्फ 10 लाख की बची है, 40 लाख की असेट नहीं बची। कैपिटल 50 लाख लेकिन असेट बची, तो 40 लाख की पूंजी नष्ट हो गई। ये भी कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि 40 लाख की कैपिटल अब किसी असेट को रिप्रेजेंट, तो हमें क्या करना है? वी शुड एलिमिनेट शेयर कैपिटल ऑफ ₹40 लाख हमें, एंड वी शुड रिवैल्यू, या वी शुड रिड्यूस वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। एक तो हमें कैपिटल हटानी है और बिल्डिंग की वैल्यू को हमें रिड्यूस करना है। बेटा अभी मैंने स्क्रिप्ट को नहीं ध्यान दिया, अभी बस एक बार रफली हम समझ रहे हैं। अच्छा बताओ, ऐसा होने के बाद बैलेंस शीट में क्या बचेगा? बताओ बताओ क्या होगा? एंट्री क्या होगी? बताओ, मैं आपको एंट्री लिखो। एंट्री क्या होगी? टू बिल्डिंग क्रेडिट होगा ना। बिल्डिंग क्या होगा? बिल्डिंग होगी क्रेडिट 40 लाख से, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगी? 40 लाख से। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, रफली बता रहा हूं। इट इज नॉट द प्रॉपर एंट्री, इट इज जस्ट रफ एंट्री, जस्ट शोइंग द इफेक्ट ऑफ दिस रिकंस्ट्रक्शन। कंपनी अपनी कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करेगी और कंपनी अपनी असेट को भी रीऑर्गेनाइज करेगी। तो यहां पर किस किस का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है? कैपिटल को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और असेट को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसको फिर से नई वैल्यू पे ला रहे हैं। तो ये कहा जाएगा रीऑर्गेनाइज करना, या असेट को रीऑर्गेनाइज करना और कैपिटल को भी रीऑर्गेनाइज करना। अब बैलेंस शीट क्या बचेगी? इसके बाद की बैलेंस शीट में क्या बचेगा? बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बचेगी? 10 लाख। और इधर लैंड भी कितनी बचेगी? 10 लाख। यह है बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। कैपिटल में भी चेंजेस, असेट में भी चेंजेस। ये था एक और पॉइंट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो दो चीज देखिए अपन ने। एक तो क्या देखा? कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट से लॉसेस हटाए इसी स्कीम के तहत, और कंपनी ने अपनी असेट को रिवैल्यू किया और लॉस कैपिटल जो पूंजी नष्ट हो चुकी थी उसको हटाया थ्रू दिस स्कीम। ये सब कोर्ट की अप्रूवल से होता है, ट्रिब्यूनल की परमिशन से होता है। परमिशन लेके ही ये कंपनी चेंज करेगी। अब बैलेंस शीट सही है कि नहीं? पहले गलत थी, पहले बैलेंस शीट ये सही नहीं थी। अब ये बैलेंस शीट कंपनी की करेक्ट है आफ्टर दिस स्कीम। इज इट क्लियर? थर्ड, सेटलमेंट और चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन
ऑफ लाइबिलिटीज, सेटलमेंट और चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन। लाइबिलिटी को चेंज करना, न सिर्फ असेट चेंज होती है, न सिर्फ शेयर कैपिटल चेंज होती है, बल्कि लाइबिलिटी में भी चेंजेस आने पड़ते हैं। तो लाइबिलिटी में चेंजेस क्या और कैसे और क्यों? आई होप लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा। सेटलमेंट और चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन, लाइबिलिटी में चेंजेस या उसकी शर्तों में चेंजेस, ये क्या होता समझिए। अब यहां पर क्रेडिटर हैं 80 लाख रुपीस के, इधर कंपनी में लॉसेस हैं, वो मैंने अमाउंट दिया नहीं, मेरा उधर फोकस नहीं, लाइबिलिटी पर मेरा फोकस है, लाइबिलिटी 80 लाख की है और कंपनी इस लाइबिलिटी का पेमेंट ही नहीं कर पा रही। कंपनी कई समय से, सालों, 1-1.5 सालों के 2 साल से कंपनी पेमेंट नहीं कर पा रही, क्रेडिटर को हालत बुरी है, लॉसेस की वजह से कंपनी में रिसोर्सेज नहीं है। अब क्रेडिटर ये बोलते हैं भाई तुम हमें पेमेंट नहीं कर पा रहे हो काफी समय से, एक काम करो। अब कई सारी चीजें पॉसिबल है, एक काम तो यह है कि भाई हमें तुम 20 लाख दे दो, 20 लाख अभी दे दो, तो हम 60 लाख का अधिकार छोड़ते हैं, 60 लाख का हम वेवर देते हैं, 60 लाख छोड़ देते हैं, 20 लाख लेकिन हमें तुरंत दे दो, तो हम 60 लाख रुपए छोड़ देंगे। ये क्रेडिटर अग्री हो गए कंपनी के साथ। क्यों? तो आपके दिमाग में आया होगा सर ऐसा क्यों करेंगे? कोई आपके हर डाउट का जवाब मिलेगा, आज तक भी मिला है, अभी भी मिलेगा, पर अभी तो सिर्फ सुन लो कि कंपनी के क्रेडिटर बोलते हैं भाई 60 लाख का लाइबिलिटी हम वेव करने को रेडी हैं, बस शर्त क्या है, हमें तुरंत 20 लाख कहीं से भी लाके दे दो, तो हम 60 लाख वेव कर देते हैं। या फिर ये बोलते हैं कि एक काम करो कि हमारे इस क्रेडिटर के बदले हमें, हम ऐसा करो 30 लाख तो हम वेव करते हैं और बचे हुए 50 लाख के बदले हमें 6% वाली डिवेंचर दे दो, हमें 50 लाख के डिवेंचर दे दो और हम 30 लाख वेव करते हैं और 50 लाख के बदले हमको 6% वाले डिवेंचर दो। ये सब एग्री कर रहे हैं क्रेडिटर। या बोलते हैं कि हमें 80 लाख के बदले में 20 लाख के इक्विटी शेयर दे दो और 60 लाख हम वेव करते हैं। क्रेडिटर इस तरह से कुछ चाहते हैं कंपनी की हालत को देखते हुए। तो ये सब जो हो रहा है, ये ऐसा नहीं कि कंपनी और क्रेडिटर मिलकर कर ले, बीच में कौन आ जाता है? कोर्ट, यानी ट्रिब्यूनल, ताकि इनके साथ कुछ गलत ना हो। इसके लिए कोर्ट बोलता है कि भाई हम, आप सब जो भी कर रहे हो सेटलमेंट, वो हमारे थ्रू हो, हमारे ऑब्जर्वेशन में हो, ताकि इनके साथ गलत ना हो। तो ये सब भी होगा, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ कोर्ट, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल की सहायता से ये हो पाएगा। ये शर्तों में परिवर्तन भी होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूनल। अब आपका इसमें, इससे कंपनी की लायबिलिटी अब कम हो जाएगी। कंपनी को, इनको तो पेमेंट का बर्डन था, वो पेमेंट का बर्डन खत्म हो जाएगा। अब फ्यूचर में कंपनी फ्रीली बिजनेस कर पाएगी, नहीं तो ये बार बार पेमेंट के लिए उछक रहे थे। और जब तक बुक्स में ये है, नए सप्लायर माल नहीं दे रहे थे, एक बार ये बुक से हट जाएंगे, क्रेडिटर जीरो हो जाएंगे, तो नया सप्लायर ये सोचकर कि कंपनी में क्रेडिटर अभी जीरो है, लायबिलिटी नहीं है, हम इनको उधार माल बेच सकते हैं, उधार माल मिल जाएगा। क्रेडिटर हटाने का एक तरीका होगा ये स्कीम। इसमें आपको कोई डाउट? तो यहां पर क्या हो रहा है? लायबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन, लायबिलिटी का सेटलमेंट और उनकी शर्तों में परिवर्तन हो रहा है। इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं फटाफट। एनी डाउट? क्या बात होगी? कोई डाउट नहीं किसी का? हाँ, तो ये पूछने की हिम्मत सिर्फ एक ही बच्चे में है क्या? बाकी सब डरपोक है? तो अभी पूछ रहा हूँ, डाउट डाउट तो डर है। अरे भाई ऐसी डिक्की क्यों बन गई? आप पूछो ना मुझे, मैं तो बताने को राजी हूँ। मैंने कहा था बताऊंगा बाद में, लेकिन ये पॉइंट खत्म होने के बाद बताऊंगा। एक ही स्टूडेंट हिम्मत करता है, बस एक ही यहाँ पर बहादुर है, बाकी सब डरपोक है, यही मान लूं। अब हाथ खड़े करने से क्या होता है? जब पहले बोला तब तो बोले नहीं। हाँ बेटा, आपका डाउट ये है कि ऐसा क्यों करेंगे क्रेडिटर? बिल्कुल, इसका क्वेश्चन आपका बिल्कुल लॉजिकल है। बाकी सबके दिमाग में कुछ और क्वेश्चन है तो वो भी बोल दो, एक साथ जवाब दे दूंगा। बोलो। नहीं, क्या होता है, कंपनी में हेवी लॉसेस हो जाएंगे। जैसे कंपनी में लॉसेस हुए इस साल, तो कंपनी एकदम से ये स्कीम में नहीं आएगी। अगले साल भी लॉस हो गए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट हो जाएंगे। जब लॉसेस हेवी इकट्ठे हो जाए और अब ये लॉसेस खत्म होंगे प्रॉफिट से, और प्रॉफिट होता है बहुत धीरे धीरे,
तो लॉसेस खत्म होने में 5 साल लगेंगे, तब तक तो कंपनी बंद हो जाएगी। तो ये काफी समय बाद होता है जब कंपनी हेवी एक्यूमुलेटेड लॉसेस इकट्ठे हो जाए, तब जाके कंपनी ये स्कीम में आती है। कुछ भी मैंने आपको कहा, ये तो या तो पेमेंट मांग सकते 20 लाख इकट्ठा दे दो, या फिर बोल सकते डिवेंचर दे दो, या फिर बोले इक्विटी शेयर दे दो। वो अलग बात है, मैं तो ऑप्शन बता रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, हाँ ना, ठीक है। आपका क्वेश्चन ये है कि हम क्रेडिट को डिवेंचर इश्यू क्यों कर रहे हैं, ठीक है, और आपका कहना है कि क्रेडिटर ऐसा स्वीकार क्यों कर रहे हैं कम। अच्छा, क्रेडिटर 80 लाख, चलो एक एक करके बात करते हैं। क्रेडिटर 80 लाख की जगह 20 लाख लेने को रेडी क्यों हो गए, और 60 लाख वेवर को तैयार क्यों हो गए। बोलते भाई 20 लाख दे दो, बाकी हम 60 लाख छोड़ देंगे, ऐसा तैयार क्यों हो गए, ये सोचना है ना आपका। तो इसका जवाब दे दूं पहले। यही बेटा आपका डाउट यही है ना, कि आपको कुछ और बोलना है इसके बारे में, यही है ना आपका डाउट। नहीं, पहले आपकी जो पड़ोस में बैठी है बेटा, हाँ, आपका डाउट यही है ना कि इसमें कुछ और चेंजेस है, यही है ना बेटा। हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन है वैसे, कि ऐसा क्यों। देखिए, ये क्रेडिटर कह रहे हैं कि भाई हमें 20 लाख दे दो, तो हम 60 लाख छोड़ने को तैयार है। क्या होता है मैं आपको बताऊं। आपने किसी को लोन दिया 10,000, पिछले 4 साल से वो लोन नहीं दे रहा है, और देने का इरादा भी दिख नहीं रहा उसको। अब आप कोर्ट केस भी करोगे तो आपके जूते घिस जाएंगे, पर पैसा वसूल करने में पसीने आ जाएंगे, मिलेगा ही नहीं। हमारे लॉ ऐसे ही बने हुए हैं। उस केस में वो व्यक्ति बोलता है कि भाई मैं 2,500, 10,000 में से ये 2,500 दे रहा हूं, बस तेरे को लेना हो तो ले, नहीं तो ये भी रहने दे। अब आप क्या करोगे कि भाई तू 4 साल से दे रहा है, 2.5 तो दे, नहीं तो ये 2.5 भी गए, तो आप 2.5 लेकर 7.5 वेव कर दोगे। इधर दूसरी बात, यदि बेटा वहां पर तो ठीक है, ये कंपनी के क्रेडिटर कोर्ट में पहुंच जाए तो कोर्ट में जाकर कंपनी बंद करवाकर, कंपनी बंद करवाने का ऑर्डर लाकर असेट से अपना अमाउंट वसूल। चलो भाई, एक क्रेडिटर पहुंच गए कोर्ट और कंपनी बंद करवाने का ऑर्डर ले आए, तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी की क्या होगी, कंपनी लॉस में या प्रॉफिट में। तो लॉसेस हैवी है या कम, तो लॉसेस हैवी मतलब असेट्स काफी कंपनी की कम होगी, और असेट को बेचने होंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज ही कंपनी बंद कराएंगे तो शायद इनको 12 लाख भी नहीं मिले। ये आज कंपनी बंद कराने जाएंगे तो इनको शायद आज 12-15 लाख भी नहीं मिलेंगे, उसमें भी टाइम लग जाएगा। वाइंडिंग अप भी कोई आसान काम नहीं है, वाइंडिंग अप भी 2-2 साल चलता है, 3-3 साल चलता है। इनको 12-15 लाख भी मिलेंगे कब, 2-4 साल बाद। इससे अच्छा तो कंपनी क्या दे रही है, 20 लाख आज दे रही है, लेके हाँ कर दो, नहीं तो ये 20 लाख भी नहीं मिल पाएंगे। कंपनी वाइंडिंग अप पे जाओगे तो 12-15 से ज्यादा असेट ही नहीं, मतलब कंपनी की असेट बेचने जाओगे, असेट है ही कम और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू भी बहुत कम है। तो बेहतर क्या है, 20 लाख दे रही कंपनी, ले लो और वो 20 लाख लेकर कहीं और लगा दो, 12-15 लाख मिलेंगे 3 साल बाद, उससे अच्छा 20 लाख अभी लेकर कहीं और लगा दो, तो क्रेडिटर फायदे में रहेंगे। ये इस वजह से वो एग्री हो जाते हैं कि भाई ठीक है। वो कहावत मैं मालवी में कुछ बोलूंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि वो मालवी की कहावत आपको आती नहीं होगी। बोलते ना भागते भूत की लंगोट, तो ये हो रहा है कि कंपनी बंद हो रही है, जो मिल रहा है मतलब कंपनी से जो मिल रहा है ले लो, 80 में से 20 मिल रहा है तो भी ले लो, बंद करो, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। समझ में आया। या फिर जैसा आपका क्वेश्चन है डिवेंचर, भाई मैं कंपनी हूं, मैं आपको 80 लाख, आप क्रेडिटर हो, मैं आपको 80 लाख नहीं दे पा रहा हूं कई महीनों से, कई 1-1.5 साल 2 साल हो गया, मुझे पेमेंट करना था विद इन फ्यू डेज। ये लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म थी, क्रेडिटर को विद इन ए मंथ पे करना था और मैं 2 साल से पे नहीं कर पा रहा हूं। आपका इंतजार भी 2 साल का हो गया। अब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट से वसूल कर पाओगे जीरो, क्योंकि मेरे पास असेट बहुत कम है, कुछ भी वसूल नहीं कर पाओगे। उसकी बजाय अच्छा अब एक काम, लेकिन भाई ऐसा हो रहा है कि मैं कंपनी में लॉसेस है पर कंपनी का फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में कंपनी चलेगी तो फायदा होगा, कंपनी में फ्यूचर, ये कंपनी बंद नहीं होना चाहिए, ये फायदे में शेयर होल्डर के फायदे में कि कंपनी बंद ना हो, क्योंकि फ्यूचर में कंपनी अपने लॉसेस रिकवर कर सकती है, क्योंकि मार्केट सिनेरियो बदल रहा है, तो कंपनी चाहती है कि चलती रहे, बंद ना हो। अब क्रेडिटर को पेमेंट देने के लिए मेरे पास अभी फंड है ही नहीं, तो 20 लाख भी नहीं दे पाऊंगा, 10 लाख भी नहीं दे पाऊंगा। तो फिर आप डिवेंचर होल्डर हो, आप क्रेडिटर, सॉरी आप क्रेडिटर हो जिससे मैंने उधार माल खरीदा था, मुझे आपको 80 लाख देना था, 2 साल से नहीं दे पा रहा। अब मैंने आपको एक ऑफर दिया और आपने स्वीकार कर लिया, क्यों स्वीकार कर लिया आप खुद सोचना। आज यदि आप जिद करते मुझे पेमेंट दो तो कंपनी बंद करा दो, और बंद कराओगे तो 10 लाख भी नहीं मिलेगा, 12 लाख भी नहीं मिलेगा, वो भी 2-3 साल बाद। इसकी बजाय कंपनी ने कहा कि भाई देखो, मैं हम आपको
पेमेंट अभी अभी हालत खराब है, अगले साल बिजनेस चलेगा तब हम प्रॉफिट धीरे धीरे कमाएंगे, 4 साल कर लो, हम तुम्हें 4 साल बाद इसमें से 50 लाख दे देंगे, 30 लाख तो तुम वे भी कर दो और बचे हुए 50 लाख का बदले 6% वाली डिवेंचर ले लो, ये मैंने ऑफर दिया। अब आप एग्री होंगे कि नहीं होंगे? मेरे लिए भी विन 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 सिचुएशन है और आपके लिए भी। कैसे? आपको ये भरोसा है कि हाँ कंपनी अब फ्यूचर में चलेगी और 4 साल बाद आपको कितना मिल जाएगा। मैं आपको कितने डिवेंचर इशू कर रहा हूँ? 50 लाख के डिवेंचर इशू कर रहा हूँ 6% वाले, तो आपका 50 लाख आपको और 4 साल बाद उसकी ड्यू डेट है रिडम्पशन की, तो बताओ आपको ये अमाउंट 50 लाख कब मिल जाएगा? 4 साल बाद आपको 50 लाख मिल जाएगा, तब तक आपको 6% ब्याज भी मिलता रहेगा। तो आपको सिर्फ कितना लूज करना पड़ा? 30 लाख की कुर्बानी देनी पड़ी। आप यदि ये कुर्बानी नहीं देते 30 लाख की तो क्या होता? कंपनी बंद करवा दो, असेट बिकवा दो, 12 लाख से आपके हाथ में ज्यादा आने वाला है नहीं, वो भी 2-4 साल बाद जब कंपनी बंद होगी फाइनली तब। उसकी बजाय 4 साल वेट कर लो, 4 साल बाद कितना मिल जाएगा आपको? 50 लाख। डिवेंचर का रिडम्पशन कब होगा? 4 साल बाद, तो 50 लाख आपको मिल जाएगा 4 साल बाद। तब तक आपको क्या मिलता रहेगा? 6% ब्याज मिलता रहेगा। तो क्या फायदे का सौदा है? अभी कंपनी बंद करा दो या मेरे 50 लाख के डिवेंचर स्वीकार कर लो। इसलिए आप स्वीकार कर लोगे। अच्छा, मुझे फायदा क्या हो गया? मुझे पेमेंट अभी अभी बंद, कंपनी बंद नहीं हो पाई, आपकी कंसेंट मिल गई, कंपनी चलाओ। अब मैं कंपनी चलाकर फ्यूचर में प्रॉफिट कमाकर आपका 50 लाख लोन चुका दूंगा, ब्याज भी चुकाऊंगा और लोन चुका दूंगा, और बचा हुआ प्रॉफिट मेरा इक्विटी शेयर का होगा। मैं कंपनी चलाऊंगा, अभी कंपनी बंद होने नहीं दूंगा। कंपनी बंद होने से बच गई है, इस वजह से मैं भी फायदे में हूं, आप भी फायदे में हो। और कोई बोलो। हाँ, तो फिर कंपनी ये बंद हो जाएगी। ये कंपनी फ्यूचर में चलाने का कोर्ट परमिशन ही कब दे रहा है? इसके लिए मैंने क्या कहा, किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? यदि कोर्ट को पता पड़ जाए कि भाई 4 साल बाद भी कुछ नहीं होने वाला, कंपनी जिस लॉस में है आगे कोई 80, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि फ्यूचर क्या है, अच्छा है, सिनेरियो बदल रहा है। अभी तक लॉसेस है, पर फ्यूचर में देखो यदि कंपनी बर्बाद हो चुकी है और आगे भी बर्बादी ही दिख रही है, तो फिर कंपनी चलाएंगे या बंद करेंगे? फिर ये स्कीम बनाएंगे या कंपनी को वाइंड अप करेंगे? फिर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा, फिर चैप्टर लगेगा लिक्विडेशन, जो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, फिर वो लिक्विडेशन चैप्टर हो जाएगा, फिर ये चैप्टर नहीं होगा। ये चैप्टर में कंपनी अपनी चीजों को क्या कर रही है, चेंजेस कर रही है, मतलब फ्यूचर अच्छा है तभी तो चेंज करके कंटिन्यू कर रही है। और कोई डाउट? जल्दी बोलिए बोलिए। नहीं, उस केस में वो कंप्रेशन नहीं कर सकते, सिर्फ कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा पेमेंट दिलवाओ। और कोर्ट क्या करेगा? एक अपॉइंट करेगा लिक्विडेटर, कि भाई ये लिक्विडेटर है, ये व्यक्ति है जो कंपनी का बंद करने का काम देखेगा, समापक बोलते हैं जिसको, लिक्विडेटर। फिर लिक्विडेटर क्या करेगा? कंपनी के असेट्स को, कंपनी के ऑपरेशन बंद करके डायरेक्टर से सारी अधिकार लेके कंपनी को बंद करने की कार्रवाई शुरू करेगा, बाइंडिंग का प्रोसेस शुरू करेगा, असेट को रियलाइज करेगा, उससे सारी लाइबिलिटी को रेशियो में पेमेंट करेगा। क्रेडिटर भी है, लोन भी है, एम्प्लॉय भी है, गवर्नमेंट के टैक्सेस भी हैं, सबको पेमेंट करने के बाद, और जो बचेगा क्रेडिटर के हाथ शायद ही कुछ आए, तो फिर तो वाइंडिंग अप होगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये नहीं बोल सकते 20 लाख दो, 20 लाख क्या, 7 लाख मिल गए तो 7 लाख लेके चुप बैठना पड़ेगा, और कंपनी में असेट खत्म हो जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। पर थोड़ी बहुत असेट होगी तो कुछ मिल जाएगा शायद इनको प्रोपोर्शनेटली, सभी क्रेडिटर को। इज इट ओके? तो ये क्या हो रहा है, कंपनी इस स्कीम के अंदर कंपनी क्या करती है, लाइबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन करती है। जैसे लाइबिलिटी का सेटलमेंट कि भाई 60 की 80 की जगह 20 ले लो, या फिर डिवेंचर ले लो, या ये क्रेडिटर बोलते हैं भाई ऐसा करो, या मैं करूं, मैं इसको ये बोलूं, एक लोन है, लोन, ये एक लोन है, 50 करोड़ का लोन है। अब कंपनी ने लोन ले रखा था किसी एक उधार देने वाले लैंडर से, एक व्यक्ति से कंपनी ने किसी से लोन ले रखा था, और कंपनी की यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल भी होगी जो भी है 10 लाख। मान लो ये शेयर होल्डर आप हो, अभी 100% वोटिंग पावर आपके पास है, पर आपने लोन ले रखा है 50 लाख का और आप लोन पे नहीं कर पा रहे हो, 2 साल 3 साल से कोई किस्तें पे नहीं की। ये कंपनी बंद करा सकता है, पर आप चाहते हो भाई किसी तरह से कंपनी बची रहे, बंद ना हो, फ्यूचर अच्छा है, आप चाहते हो बची रहे, तो आपने इससे बात की भाई तेरा लोन पे नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बोलता ठीक है भाई लोन पे नहीं कर पा रहे हो, मैं कंपनी बंद कराने भी जाऊंगा तो मुझे 50 करोड़ में से शायद 5-8 करोड़ मिले, तो इससे अच्छा तो तू एक काम कर, तेरी कंपनी में मुझे मालिक बना ले, तू मुझे क्या कर, 50 लाख करोड़ के लोन के बदले मुझे इक्विटी शेयर इशू कर दे। तो हमने कहा ठीक है भाई तुझे इक्विटी शेयर इशू कर दे, 50 लाख का लोन डेबिट और इक्विटी शेयर के बदले क्रेडिट। तो हमने लोन के बदले क्या इशू कर दिए, अब वो कंपनी का क्या बन गया, लैंडर से निकलकर ओनर बन गया, मालिक बन गया। अब मीटिंग में
अब कंपनी चलाने वाले हम अकेले हैं या ये भी है? अब कैपिटल कितनी हो गई? 60 लाख। पहले हम 100% वोटिंग पावर रखते थे कंपनी में, हम मीटिंग में बैठते थे। अब मीटिंग में हमारा 1/6 वोटिंग पावर है। गया कितना? 1/6 वोटिंग पावर हमारा, और 5/6 उसका। किसका? अब वो लोन देने वाला डायरेक्टर की मीटिंग में आएगा, उसकी कंपनी में ऑनरशिप शेयर होल्डिंग 5/6 है, ये अपने डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट कर सकता है। कंपनी की मीटिंग में डिसीजन में ये बैठेगा। अब कंपनी चलाने में इसका इंटरफेरेंस रहेगा। अब यदि कंपनी में प्रॉफिट हुए, जिसको पता है कि प्रॉफिट हो रहे हैं, लॉस ना होने दे, कंपनी पर कंट्रोल इसका आ जाएगा। तो कंपनी पे कंट्रोल के लिए क्या कर सकता है कि लोन के बदले मुझे क्या इशू कर दो? इक्विटी शेयर इशू कर दो, मुझे कंपनी का क्या बना लो? मालिक बना लो। मालिक बनने से क्या फायदा होगा? कंपनी के बिजनेस पर कंट्रोल इसका आ जाएगा। तो फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे तो कौन खाएगा? ये अकेला हम खाएंगे या वो भी खाएगा? तो फिर उस तरह से कंपनी के बिजनेस पर कंट्रोल आ जाएगा। तो ऐसा भी कर सकता है कि लोन के बदले में वो डिवेंचर ले ले। तो ये सब क्या है? कंपनी की शर्तों में परिवर्तन, कंपनी की लायबिलिटी में चेंजेस, ये सब भी इसी स्कीम के थ्रू होगा। ऐसा करने के पहले ट्रिब्यूनल की परमिशन लगेगी और ये सब भी हो पाएगा। और ये फायदे में दोनों के है, कंपनी के भी फायदे में है कि ऐसा चेंजेस हो, और क्रेडिटर के भी फायदे में है कि ये चेंजेस हो, ताकि उसको भी कुछ पेमेंट फ्यूचर में मिल पाए। इसलिए ये सब कुछ होगा। आई थिंक इसके अलावा कोई डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, तो हाँ ये भी हो सकता है, जैसे एक कंपनी की शेयर कैपिटल है, यहाँ पर कंपनी का 8% डिवेंचर है, 50 करोड़ के या जो भी है, 8% पे डिवेंचर इशू कर दिए। पर अब कंपनी बोल रही भाई 8% ब्याज देना संभव नहीं, बहुत हाई रेट है। इशू कर दिए थे तब रेट मार्केट में 8% थी, अब तो 5% से ऊपर देना, ब्याज देना हमारे लिए संभव नहीं है। मार्केट रेट ये बहुत घट गई है ब्याज की। तो डिवेंचर होल्डर को जो 8, अभी इसके रिडम्पशन में 3 साल और बचे थे, कंपनी को 3 साल तक और 8% ब्याज देना था, पर कंपनी की हैसियत नहीं है इतना ब्याज देने की। तो डिवेंचर होल्डर ने कहा भाई ठीक है, कितना दोगे? कंपनी ने कहा भाई 6%। डिवेंचर ने बोला नहीं, कंपनी ने बोला 5%, हम 5% ही दे पाएंगे। डिवेंचर होल्डर ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, तुम हमें 8% नहीं, फ्यूचर में 5% ब्याज दे देना। तो अब डिवेंचर जो 8% वाले हैं वो 8% से निकलकर 5%, तो क्या होगा? 8% डिवेंचर डेबिट हो जाएंगे और 5% डिवेंचर। ये क्या हो गया? कंपनी की शर्तों में, कंपनी की लायबिलिटी की शर्तों में चेंजेस इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन हो गया, ब्याज की रेट 8 से घटकर 5 रह गई। ऐसा भी हो सकता है। ये तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं। ये है कंपनी की लायबिलिटी की शर्तों में, कंपनी की लायबिलिटी का सेटलमेंट या उनकी शर्तों में परिवर्तन। ब्याज की रेट बदलना मतलब शर्तों में परिवर्तन, लायबिलिटी को रिड्यूस करना मतलब सेटलमेंट, कम पर पे करना मतलब सेटलमेंट, अभी 1/4 दे दो और बचा हुआ किस्त में दे दो, वो जो भी है। हाँ, अब बोलिए डाउट। ये पूरी जो सारी चीजें किसके थ्रू होगी? ये सब कुछ कंपनी खुद नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा कंपनी को खुद अलाउ कर दिया गया है। तो फिर क्या होगा? मतलब ये पब्लिक के साथ अनजस्टिफिएबल कुछ हो सकता है। तो इसके लिए क्या होगा? बीच में कोर्ट में मैदान में आ जाएगा कि भाई जो भी करो हमारी गाइडेंस में करो, हमसे पूछ कर करो, हमसे अप्रूवल लेके करो। तो पहले सब कुछ, पहले क्या होगा बेटा? पहले ये मीटिंग होगी, पहले शेयर होल्डर्स भी इसको अप्रूव करेंगे, और फिर जो क्रेडिटर है उनकी भी सहमति लगेगी, उनसे एग्रीमेंट करेंगे कि हाँ आप लोग इन सब बातों के लिए अग्री हैं। फिर ये सारी एग्रीमेंट कोर्ट में सबमिट करेंगे, फिर कोर्ट बुलाएगा कि भाई क्रेडिटर, भाई डिवेंचर होल्डर आओ, क्या ये कंपनी से जो कह रही है वो सही है? क्या तुम लोन अपना वेव करने को तैयार हो? क्या तुम ब्याज की रेट कम करने को तैयार हो? क्रेडिटर डिवेंचर होल्डर कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, हमारी कंसेंट है, तब जाके कोर्ट इसको अप्रूवल लेगी, फिर ये चेंजेस होंगे। तो कोर्ट के गाइडेंस में ये सारे चेंजेस होंगे ताकि पब्लिक के साथ कुछ अनजस्टिफाई ना हो। हाँ, और कोई डाउट? कंपनी आधा तो उनको पेमेंट अभी कर रही है और आधा डिवेंचर दे रही है, तो आधे पे ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को फ्यूचर में। लेकिन कंपनी के पास आज तकलीफ है, फ्यूचर उसका है अच्छा, फ्यूचर में वो करेगी ना भाई, आज भी खराब और कल भी खराब, ना आज ब्याज दे पाएंगे और ना कल भी दे पाएंगे। तो क्रेडिटर बोलेगा फिर बंद ही करो ना, फिर तो जो मिलता है अभी ले लो। तो फ्यूचर अच्छा दिख रहा है तभी तो हो पाएगा। कंपनी को लग रहा है कि हम ब्याज दे पाएंगे लेकिन पूरे पे नहीं, ऐसा। ठीक है, तो ये था सेटलमेंट ऑफ चेंजेस, ये भी एक पर्पस हो सकता है इसका। तो यहां पर क्या क्या लिखा मैंने, अब मीनिंग समझ में आया क्या? मीनिंग रीऑर्गेनाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग, क्या क्या? कैपिटल मीन्स शेयर कैपिटल, और असेट एंड कंपनी की असेट को रीऑर्गेनाइज करना मतलब बिल्डिंग को हटाना,
कंपनी की लाइबिलिटी को रीऑर्गेनाइज करना मतलब मैंने बता ही दिया। कंपनी की शेयर कैपिटल में चेंजेस लाना मतलब ये भी क्या हो गया, री, इन सबको क्या बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सब मैंने अपना अभी से मीनिंग पढ़ा है, और बगैर मीनिंग पढ़े हम आगे बढ़ नहीं सकते से उम्मीद है आपको समझ में यहाँ तक आया होगा। ठीक है, आई होप कि आपके अब कोई डाउट अनक्लियर नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर है 100%। ओके, अब देखिए बेटा, यहां पर सिक्योर होंगे तो क्या हो, कोर्ट में जाकर असेट बिकवा देंगे, पर असेट से मिलेगा क्या, वही वाली बात है बेटा। ठीक है, तो कंपनी अपने लॉसेस इससे हटा देगी, असेट को रिवैल्यू कर लेगी, लाइबिलिटी में चेंजेस कर लेगी, एक्सेट्रा, ये सब होगा थ्रू स्कीम। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर चैप्टर से थोड़ा हटाकर कुछ बेसिक बताता हूँ, जो आपके लिए कुछ प्रैक्टिकल टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज पढ़ेंगे बेसिक, एक होता है सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स, ये हमारा बेसिक है जो आगे काम आएगा। सब डिवीजन ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर का सब डिवीजन, शेयर का सब डिवीजन, सब डिवीजन मतलब ये तो आप खुद भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। सब डिवीजन करना मतलब कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। सब डिवीजन, शेयर्स को और यूनिट में डिवाइड करना, सही कहा। सब डिवीजन करना मतलब शेयर के एक से ज्यादा हिस्से करना। यदि 100 रुपए वाला एक शेयर है, 100 रुपए वाला एक शेयर है, 1 शेयर, तो उसके क्या किए जाए, 10 हिस्से किए जाए 10 रुपए वाले। तो 100 रुपए के एक शेयर के 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया 10-10 रुपए वाले, तो ये क्या हो गया, 10 रुपए के 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो एक शेयर के बदले कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 10 शेयर। तो ये क्या हुआ, शेयर के टुकड़े टुकड़े करना, तो क्या कहा जाएगा इसको, स्प्लिट। तो ये क्या हो गया, सब डिवीजन, डिवीजन कर दिए शेयर के, डिवीजन कर दिए, तो इट इज कॉल्ड सब डिवीजन। तो बेटा इसका मीनिंग क्या है, सब डिवीजन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लार्जर वैल्यू शेयर इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर। तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ larger value share into small value shares। लार्ज वैल्यू शेयर को स्मॉल वैल्यू शेयर में कन्वर्ट करना, ये कहा जाएगा सब डिवीजन। शेयर के टुकड़े करना, हिस्से करना, सब डिवीजन, स्प्लिट। ये है मीनिंग ऑफ सब डिवीजन। इसका एग्जांपल लेते हैं और इसकी एंट्री क्या होगी वो देखते हैं, क्योंकि हमें मतलब इसकी अकाउंटिंग से आगे काम आएगी। एंट्री विथ एग्जांपल, मीनिंग तो लिख लिया होगा, कन्वर्जन ऑफ लार्जर वैल्यू शेयर इनटू स्मॉलर वैल्यू शेयर्स। कम मूल्य, ज्यादा मूल्य के शेयर को कम मूल्य के शेयर में परिवर्तित करना, ये हुआ सब डिवीजन। टुकड़े टुकड़े करना, हिस्से हिस्से करना। देखिए एग्जांपल, कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 शेयर्स एट द 100 इज फुली पेड। ये है ₹50 लाख, ये ₹50 लाख है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। कंपनी के 50,000 शेयर ऑफ ₹100 इज फुली पेड अप है, और अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल है ₹50 लाख। नोटेड। नाउ कंपनी वांट to convert ₹100 share into ₹10
फुली पेड शेयर। कंपनी 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है, 100 के शेयर को 10 में लाना चाहती है। कंपनी 100 रुपीज के शेयर को 10 में कन्वर्ट करेगी तो क्या होगा यहाँ पर? 100 का शेयर यदि आपके पास है, मैं कंपनी हूं, मैं आपका 100 का शेयर छीन लूंगा और बदले में आपको 100 के बदले कितने शेयर दूंगा? 100 रुपए का एक शेयर आपके पास है तो वो लेकर आपको क्या दूंगा? 10-10 रुपए वाले शेयर देने का मैंने प्रॉमिस किया है, तो कितने शेयर देने पड़ेंगे? 10 शेयर दे दूंगा। तो यहाँ एक शेयर को कितने शेयर में कन्वर्ट कर दिया? 10 शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर ओल्ड थे 50,000 @100, न्यू होंगे 5 लाख शेयर्स ये कंपनी में ओल्ड थे 50,000 शेयर, 100 वाले नए होंगे 5 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो हमें इसकी एंट्री पास करनी होगी। इसकी एंट्री क्या होगी? हम लिखते हैं अच्छा, अमाउंट पहले भी कितना था? 50 लाख। अभी भी कितना रहेगा? पहले भी अमाउंट 50 लाख था, अभी भी अमाउंट 50 लाख है। ये एक अलग फंडा है, अभी कैपिटल रिडक्शन नहीं है, सिर्फ 50 लाख के शेयर को 50 लाख में, बस नंबर ऑफ शेयर जो 50 थे वो 5 लाख हो जाएंगे और फेस वैल्यू जो 100 थी वो घटकर 10 हो जाएगी। इसकी एंट्री अभी बुक्स में कौन सी वाली कैपिटल चल रही है? ये वाली चल रही है 50 लाख, और हमें इसको हटाकर ये लानी है। तो क्या किया जाए? एंट्री लिखो, एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाए, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाए 50 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कष्ट हुआ? अब कष्ट कम हुआ। हमने क्या किया? कौन सा वाला शेयर कैंसिल कर दिया? 100 वाले शेयर्स कैंसिल कर दिए, उन्हें डेबिट करके। लेकिन कितने वाले फिर से रीइश्यू कर दिए? 10 वाले इश्यू कर दिए। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल पहले भी 50 लाख था, अभी 50 लाख है, बस सिंबॉलिक वे में 100 वाला शेयर कैंसिल करके 10 वाला इश्यू कर दिया। तो यहां नरेशन में आएगा, नरेशन में क्या आएगा? बिंग इश्यू ऑफ 10 equity shares of ₹10 each fully paid up for issue टीचर में हो क्या आप हैं? आप आ जाओ इधर, मैं गलत लिखवा रहा हूं क्या? अरे भाई वेट तो करो। बिंग इश्यू ऑफ 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up for every one equity shares of ₹100। बताओ इसमें क्या गलत है? बेवजह चिल्ला रहे हो, क्या गलत लिखा है मैंने? ये नरेशन है। क्या हो रहा है बेटा? जिसके पास एक शेयर था 100 रुपए वाला, उसको क्या दिया जा रहा है? 10। हर एक शेयर के बदले 10 शेयर दे रहे हैं 10 रुपए वाले। तो वही तो लिखा है मैंने, बिंग इशू ऑफ 10 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each fully paid up for every one शेयर ऑफ ₹100। हर एक शेयर जो 100 रुपए का है उसके बदले में 10 शेयर 10 रुपए वाले दिए जा रहे हैं। यही हो गया सब डिविजन ऑफ शेयर। जिसके पास 500 शेयर थे उसको क्या मिलेगा? एक के बदले 10, तो 500 के बदले 5,000। जिसके पास 1000 शेयर थे, एक के बदले 10 तो 1000 के बदले 10,000। बस ये एक रेशो दे दिया। हाँ बोलिए बेटा।
सेंस क्या है? हाँ, ये आपका एक अलग क्वेश्चन है, पर ठीक है, उसको भी समझा देता हूं मैं। क्या सेंस है सब डिवीजन का? उसका रीजन बताता हूं मैं। ये समझ में, ये तो आ गया समझ में जो बताया। अब आपके पास सिर्फ रीजन चाहिए। बेटा, आपके किसी फ्रेंड ने रीजन पूछा है कि सर इसका पर्पस क्या है, जानने का हक तो आपको है कि सब डिवीजन हुआ है तो क्यों हुआ है। देखिए, कई सारे पर्पस में से एक पर्पस आपको बता देता हूं कि एक इंटेंशन क्या हो सकता है। जैसे मार्केट में, शेयर मार्केट आप समझते हो बेटा, शेयर मार्केट में कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं और कई सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर। ज्यादा क्वांटम किसका है? छोटे इन्वेस्टर का। स्मॉल इन्वेस्टर, जिनकी औकात ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। और बेटा, इन्वेस्टर, छोटा इन्वेस्टर भी कई सारी कंपनी में पैसे लगाना चाहता है। अब यदि ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ऐसे बहुत सारे, इसका शेयर की फेस वैल्यू 10,000 है और मार्केट वैल्यू 40,000। ई कंपनी है, इसका शेयर 10 रुपए का है, मार्केट रेट 40 है। दोनों एक ही है। इसका फेस वैल्यू 10,000 तो इसका मार्केट प्राइस 40,000, कितनी 4 गुना। और इधर ई कंपनी का फेस वैल्यू 10 और मार्केट रेट 40। अब देखो, ए कंपनी में फेस वैल्यू 10,000 है एक शेयर की और मार्केट उसका 4 गुना चल रहा है। ई कंपनी का फेस वैल्यू 10 है और मार्केट 40 चल रहा है, वही 4 गुना फेस वैल्यू से। बताइए, एक छोटा इन्वेस्टर किस कंपनी में शेयर खरीद डीलिंग कर पाएगा? वो यदि, और आपको पता है, व्यक्ति चाहे कि मार्केट से एक खरीद ले, खरीद पाएगा एक शेयर? या तो उसको खरीदने पड़ेंगे 10 या 20 या 50 या 100 के मल्टीपल में। तो क्या छोटा इन्वेस्टर की औकात में ये शेयर आ पाएगा? लेकिन ये छोटा शेयर, तो स्मॉल इन्वेस्टर कौन से शेयर प्रेफर करते हैं? कम मूल्य वाले, जिनकी फेस वैल्यू, जो छोटे शेयर होते हैं उसमें स्मॉल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और जो बड़ी मूल्य के शेयर होते हैं उसमें स्मॉल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट कम होता है। इज इट क्लियर? तो बताइए, यदि कंपनी चाहती है कि हमारे कंपनी में छोटे छोटे इन्वेस्टर भी डील करें, ज्यादा लोग कंपनी में इन्वॉल्व हो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ाना चाहती है, तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना चाहती है, ज्यादा इन्वेस्टर हो जो कंपनी में इसका ट्रेड करें, ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो। ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो फायदा क्या होगा? कंपनी से ज्यादा लोग कनेक्ट होंगे तो कंपनी फ्यूचर में एक्सपांशन लाएगी, पब्लिक इशू लाएगी, तो ज्यादा पब्लिक उससे कनेक्टेड रहेगी तो उसका पब्लिक इशू सब्सक्राइब करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये रीजन कुछ हो सकता है। तो कंपनी क्या करना चाहती है? बड़े मूल्य के शेयर को किस में कन्वर्ट कर देगी? छोटे मूल्य में। इससे फायदा क्या होगा? नंबर ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर जो डील कर रहे हैं शेयर मार्केट में वो बढ़ जाएंगे। इस वजह से ऐसा हो सकता है। और भी रीजन हो सकते हैं, पर ये एक रीजन है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीजन तो होते हैं। तो ये था क्या? सब डिवीजन। सब डिवीजन का उल्टा क्या हो सकता है? इसका उल्टा क्या होगा? सब डिवीजन का रिवर्स। लिखो, ये था सब डिवीजन ऑफ शेयर। हाँ बेटा, स्टॉक अलग चीज होती है बेटा। स्टॉक कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक अलग चीज होती है, वो अलग से बताऊंगा। हाँ, मार्केट वैल्यू, स्टॉक मतलब शेयर्स का दूसरा नाम स्टॉक्स होता है। हम स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर्स जहां डील होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। शेयर्स का दूसरा नाम ही स्टॉक मार्केट है। शेयर मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट, वो तो नाम है शेयर का। अब देखिए, सब डिवीजन का उल्टा क्या होता है? कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, कन्वर्जन ऑफ स्मॉल वैल्यू शेयर्स into large value shares, large value share। कंपनी इसका रिवर्स भी कर सकती है। लिख लिया।
लिख लिया। कंसोलिडेशन ऑफ शेयर मतलब उल्टा, यहां कंपनी क्या कर रही है, छोटे छोटे शेयर को मिलाकर बड़े शेयर में कन्वर्ट कर रही है, ताकि मार्केट से इन्वेस्टर बढ़ जाए या घट जाए। बताओ, मार्केट में इन्वेस्टर घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, इससे घट जाएंगे। इससे जो डायरेक्टर है उसका कंपनी पर कंट्रोल आ सकता है, नहीं आ सकता है, छोटे छोटे लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो इसका अधिकार कंपनी पर ज्यादा होगा, ये कंपनी में मतलब ज्यादा वोटिंग पावर एक्वायर कर पाएगा। तो यदि कंपनी छोटे इन्वेस्टर को अपनी कंपनी से बाहर करना चाहती है तो क्या करेगी कंपनी, अपने शेयर को, मान लो 100 रुपए वाला शेयर है, फेस वैल्यू 100, पेड अप 100, कंपनी इसको 1000 के शेयर में कन्वर्ट कर ले या 10,000 में कन्वर्ट कर ले, तो क्या करना पड़ेगा, 10 रुपए के शेयर को किस में कन्वर्ट कर ले, 10,000 के शेयर में कन्वर्ट कर ले। इससे क्या होगा, जरा देखना देखना, अब 100 रुपए का शेयर कन्वर्ट हो जाएगा 10,000 रुपए की फेस वैल्यू में। बताइए, एक व्यक्ति के पास मान लो 100 शेयर थे, 100 वाले, कितना अमाउंट था, 100 शेयर थे, कितने वाले, 100 वाले। अब उसको क्या मिलेगा इसके बदले में, एक शेयर 10,000 वाला। 100 शेयर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक शेयर में। इससे मार्केट में शेयर महंगा हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। और फेस वैल्यू 10,000 है तो मार्केट रेट भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। क्या इसको ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो पाएंगे, छोटे मोटे तो मार्केट से इसमें हट ही जाएंगे, सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर बचेंगे, सिर्फ बड़े बड़े प्लेयर बचेंगे। तो कंपनी यदि ऐसा चाहे कि छोटे इन्वेस्टर को कंपनी से बाहर करना, तो कंपनी अपने छोटे मूल्य के शेयर को, छोटे मूल्य के शेयर को 10 रुपए, ये 100 रुपए के शेयर को 10,000 में कन्वर्ट कर लिया। या फिर ये तो बड़ा एक्सट्रीम है, कंपनी क्या कर सकती है, 10 रुपए के शेयर को क्या करे, 100 में कन्वर्ट कर ले। तो ये क्या कहा जाएगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल, हाँ बोलिए। कंपनी को क्या फायदा होगा ऐसा, मैंने शायद अभी बताया, आपने सुना नहीं, फिर से बताता हूं। क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, शेयर 100 का है, उसकी जगह कितने का हो जाएगा, कंपनी को नहीं होगा, कंपनी के डायरेक्टर को होगा, कंपनी के प्रमोटर को होगा। मान लो कंपनी में मिस्टर कपूर की कंपनी है, ये कंपनी है मिस्टर कपूर की, कंपनी का मिस्टर कपूर की दादागिरी चलती है, उसका वो डायरेक्टर है, उसका वोटिंग पावर अच्छा खासा है, पर वो चाहता है कि और भी इसका कंपनी में पावर बढ़े और कंपनी में छोटे मोटे इन्वेस्टर बाहर हो जाए, ताकि हमें कम शेयर होल्डर से कंपनी चलानी है, ज्यादा शेयर होल्डर नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा उसको, 100 के शेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, 10,000 में कन्वर्ट कर दिया। इससे नंबर ऑफ शेयर काफी कम हो जाएंगे, मार्केट में इसका रेट बहुत, अब एक शेयर जो पहले 400 का था, अब वो कितने का हो जाएगा, 100 का शेयर 400 का था, तो 10,000 का शेयर कितने का हो जाएगा, 40,000 का एक शेयर। क्या कोई किसी छोटे मोटे इन्वेस्टर ये शेयर खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। तो क्या होगा, कंपनी में ट्रेडिंग घट जाएगी या बढ़ जाएगी, बोलो, ट्रेडिंग कंपनी में, बोलो, कम हो जाएगी। और डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में रेट, डिमांड कम हो जाएगी तो आई होप कि डिमांड कम होने पर रेट क्या होती है तो आप जानते होंगे, मार्केट में ट्रेडिंग कम हो जाएगी तो डिमांड घटेगी तो रेट कम हो जाएंगे, तो वो मिस्टर कपूर क्या करेंगे, कम रेट पर शेयर खरीद लेंगे, तो छोटे मोटे इन्वेस्टर बाहर हो जाएंगे और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट किसका बढ़ जाएगा, मिस्टर कपूर का। तो कपूर को फायदा है कि नहीं, तो ऐसा कर सकते हैं वो, कि वो कंपनी के शेयर को क्या करे, छोटे मूल्य के शेयर को बड़े मूल्य के शेयर में कन्वर्ट कर ले। ओके, तो ये एग्जाम्पल लिखिए इसका, यहाँ पर ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ पर कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 50,000 एट द रेट ऑफ, वही क्या करूं, क्या लू, 100 ले लूं कि 10, ये क्या हुआ, 5 लाख। कंपनी want to convert ₹10 share into ₹100 share, fully paid।
कंपनी 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए के शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है, तो यहां पर क्या होगा, 10 के शेयर को 100 में करा जाएगा, तो कम शेयर सब डिवाइड हो रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, सब डिवाइड हो रहे हैं या कंसोलिडेट हो रहे हैं, कंसोलिडेट हो रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है। सब डिवीजन में छोटे छोटे हिस्से करते, एक बड़े हिस्से के छोटे छोटे हिस्से करना, और यहाँ उल्टा छोटे छोटे हिस्से को मिलाकर एक बड़ा शेयर बनाना, तो ये हो गया कंसोलिडेशन। इसकी एंट्री भी वैसी होगी, लिख लिया आपने, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कौन सी वाली कैपिटल डेबिट करके खत्म कर दूं, 10 वाली खत्म कर दूं, 10 वाला मैंने सिंबॉलिक में यहाँ अमाउंट लिख दिया 5 लाख, मैंने पुरानी शेयर कैपिटल जो 10 वाली थी वो बुक से पूरी तरह से खत्म कर दी और नए शेयर इशू कर दिए, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन से चीजें ज्यादा क्लियर होती है, कई बार नरेशन होता ही इसलिए है जो एंट्री में क्लियर ना हो वो नरेशन से क्लियर किया जाए। यहां पर क्या होगा बेटा, वो एक शेयर नहीं होगा, कंपनी के पास हमेशा शेयर इशू ही करती है 100 के मल्टीपल में या 50 के मल्टीपल में, वैसे ही होता है। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, 10 के शेयर को 100 में कन्वर्ट कर रही है, तो जिसके पास 1 के बदले 10 देगी या 10 के बदले 1, आप बता दो। जिसके पास 10 शेयर हैं उसको 10 शेयर ले लेगी और उसको 1 शेयर दे देगी, तो यहां पर इशू ऑफ 1 शेयर of ₹100 each, fully paid for every 10 shares of ₹10 each held। ₹10 के 10 शेयर के बदले 1 शेयर, ₹10 वाले 10 शेयर के बदले ₹100 वाला 1 शेयर दिया जाएगा, ये होगा कंसोलिडेशन ऑफ शेयर। फर्क है दोनों में, सब डिवीजन अलग होता है और कंसोलिडेशन अलग होता है। चलिए ये भी हो गया। तो ये हमने पढ़ा सब डिवीजन। एक चीज और होती है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक, उसकी ज्यादा गहराई में मत जाइए, बस ये एक और है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल इनटू स्टॉक। इनटू स्टॉक, और कंपनी अपनी शेयर कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर रही है, स्टॉक एक अलग चीज होती है, वैसे स्टॉक मार्केट अलग चीज होती है, पर स्टॉक मतलब अब ये, इसको मत आप ज्यादा डेप्थ में जाइए, बस यहां पर इक्विटी कैपिटल को डेबिट कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दो और इक्विटी स्टॉक को क्रेडिट कर दो, इक्विटी स्टॉक। बहुत ज्यादा हम डिले हो जाएंगे, क्या होता है अब इसका कोई ज्यादा पर्पस नहीं है, आप कहें सर इसका फायदा क्या, अब नहीं है तो मैं क्या करूं, ये चीज तो है मैंने बनाई नहीं, ये क्या होता है बता सकता हूं मैं, पर मत इतना डेप्थ में मत जाओ ना, बहुत हो गया बेटा। क्या होता है जैसे 50,000 शेयर हैं 100 वाले, ये अमाउंट है 50 लाख, अब ये 50,000 शेयर, ये 50,000 शेयर्स हैं, इसका ट्रांसफर जैसे अब, और कंपनी क्या करती है जब शेयर इशू करती है तो 500 या उसके मल्टीपल में 500, या तो 500 शेयर होंगे व्यक्ति के पास, या 1000 या 1500 या 2000। कंपनी जब शेयर इशू करती है ना तो अप्लाई ही किससे कराती है कि 500 या उसकी मल्टीपल में अप्लाई करना, तुम आ जाओ कि हमें 57 शेयर दे दो, नहीं भाई तू जा, सर हमें 58 शेयर दे दो, तो भाई रहने दे, लेना है तो कितने ले, या तो 500 ले या 1000 ले या 1500। ये कंपनी, या कंपनी 100 के भी ब्लॉक में 100 या 200 या 300, या कंपनी 200 या 400 या 600, ये कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो किस ब्लॉक में शेयर इशू करती है, इज इट ओके। पर यदि कंपनी ने ये शेयर इशू कर रखे 500 या 1000 के ब्लॉक में,
तो किसी व्यक्ति के पास जो शेयर्स हैं वो किस ब्लॉक में है, 500 या 1000 में, करेक्ट। अब यहां पर जो मैं बताने वाला हूं कोई ज्यादा दमदार चीज नहीं है। यहां पर कैपिटल 50 लाख के कितने हिस्से हैं बताओ, कैपिटल 50 लाख के कितने हिस्से हो रखे हैं, 50,000 हिस्से हो रखे हैं, बोलो। अब यदि किसी को व्यक्ति ट्रांसफर करना है तो ऐसा हो सकता है कि मैं 1 रुपया 75 पैसे की कैपिटल ट्रांसफर कर दूं, 1 रुपया 75 पैसे की पूंजी ट्रांसफर करना चाहते कर सकता है कोई व्यक्ति, क्या ऐसे डिविजिबल है। अब कंपनी को क्या सूझी भगवान जाने, मुझे भी पता नहीं। कंपनी चाहती है कि इस 50 लाख के हम अनगिनत हिस्से कर सकें, कुछ भी कर सकें, किसी भी तरह से कर सकें, तो कंपनी ने ये इक्विटी शेयर कैपिटल को कैंसिल करके इक्विटी स्टॉक इशू कर दिया, ये खत्म कर दिया, ये खत्म करके क्या इशू कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और इक्विटी स्टॉक क्रेडिट। अब कितना अमाउंट आ गया, ये डेबिट ये क्रेडिट, अब ये सब कुछ खत्म, ना नंबर ऑफ शेयर ना फेस वैल्यू, सिर्फ अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख। अब कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 2 रुपया 75 पैसा का शेयर ट्रांसफर करूं, कर दे। अब इसके कोई हिस्से, कुछ भी हिस्सा हो सकता है, इसका कोई हिस्सा, अभी क्या थे 50,000 हिस्से थे इस 50 लाख के, अब कोई हिस्से नहीं रहे। अब ये शेयर कैपिटल किसी भी फॉर्म में ट्रांसफरेबल है, 2.5 रुपया 2.25 रुपया 225 338, इसके कोई भी हिस्से हो सकते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया। अब वो हिस्से खत्म हो गए, अब ये कैपिटल किसी भी पार्ट में डिविजिबल है। अब आप ये मत पूछेंगे सर इसका फायदा क्या नुकसान क्या है, इतनी डेट में हम जाएंगे नहीं, बस ये एक तरीका है। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि कंपनी अपनी कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर रही है तो सिर्फ क्या करो, कैपिटल को डेबिट करो, स्टॉक को क्रेडिट करो, या स्टॉक को इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है तो क्या करो, स्टॉक को डेबिट कर दो, इक्विटी को क्रेडिट कर दो। तो बस मैं आपको लिखवा सकता हूं, लिख लीजिए। क्या होता है मैं बता सकता हूं, पर इसका कोई फायदा नहीं है, अब कंपनी की इच्छा है, ये जनरली ऐसा कोई कंपनी करती नहीं है, इसलिए आपको ये ज्यादा, तो यहां पर अच्छा लिखवा ही दिया मैंने, एग्जाम्पल भी लिख लो। $50,000 equity shares ये बैलेंस शीट है। ये कंपनी की 50,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच 50 लाख है। कंपनी की कैपिटल 50,000 हिस्सों में डिविजिबल है। अब कोई व्यक्ति चाहे कि मैं 2.5 शेयर ट्रांसफर कर दूं, संभव। वो चाहे कि मैं 3.25 शेयर ट्रांसफर कर दूं, संभव। लेकिन कोई व्यक्ति को इतनी आजादी चाहिए, इतनी आजादी चाहिए कि वो शेयर का कोई भी हिस्सा ट्रांसफरेबल हो, तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को कैंसिल करके इसके हिस्से खत्म करके स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। तो कंपनी want to convert its existing share capital into equity stock। कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल को खत्म करके क्या करना चाहती है, इक्विटी स्टॉक में उसे कन्वर्ट करना चाहती है। इसके ये किसी भी हिस्सा, इसका फ्रैक्शन भी ट्रांसफरेबल है। अब यहाँ पर किसी भी अमाउंट का शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है, बस ये सुविधा है, बाकी कोई ज्यादा यूजफुल चीज नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिकली कोई कंपनी ये जनरली करते हुए आपको कमी मिलेगी। तो एंट्री क्या होगी इसमें, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दो, 50,000 शेयर कितने वाले, ये 100 वाली कैपिटल डेबिट कर दो, मतलब 50 लाख। ये आपने शेयर कैंसिल कर दिए, 50,000 शेयर 100 वाले कैंसिल कर दिए बुक से डेबिट करके, बदले में क्या इशू कर दो, 2 इक्विटी स्टॉक। इतना हमारे लिए काफी है समझना क्या होता है कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इनटू स्टॉक। 50,000 इक्विटी शेयर बेटा 100 रुपीज वाले थे, अमाउंट 50 लाख था। आपने कंपनी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू, कन्वर्ट इट्स, कंपनी वांट्स टू कन्वर्ट इट्स एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल इनटू
इक्विटी स्टॉक, कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल को इक्विटी स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहती है, तो क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी स्टॉक। बहुत इजी एंट्री है, गलती से आ जाए तो आप बस याद रखिएगा। शेयर की कंसेंट तो बेटा लगेगी, इसके लिए पास करना होगा रेजोल्यूशन, और उसके लिए कंसेंट तो लगेगी ही शेयर की। ठीक है, ये भी हो गया। हमने पढ़ लिया सब डिविजन, हमने पढ़ लिया कंसोलिडेशन, हमने पढ़ लिया कन्वर्जन ऑफ स्टॉक, कन्वर्जन ऑफ इक्विटी इनटू स्टॉक। ठीक है, अब यहां पर अब लिखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ। अच्छा, यहां पर एक चीज और, एक चीज और बेटा, हमने पढ़ा है क्या? रिकंस्ट्रक्शन। अब देखिए बेटा, यहां पर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, जब हमने पढ़ा अभी अभी, एक कंपनी में ये सारे चेंजेस लाना, इसको बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। अब ये दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो तरह के चेंजेस होते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इटसेल्फ दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। This we will study in chapter amalgamation। एक हमारा चैप्टर आने वाला है अमालगमेशन, वहां पढ़ेंगे इसको, क्या होता है इंटरनल, क्या होता है एक्सटर्नल, ये पढ़ लेते हैं। बाकी ये चैप्टर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ये अनदर चैप्टर है जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? इंटरनल। तो क्या होता है एक्सटर्नल, क्या होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, बड़ा जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि हमारा बेसिक खत्म हो और कल से हम प्रैक्टिकल शुरू कर पाए, थ्योरी खत्म हो जाए आज ही। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, मतलब हम अभी दोनों समझ लेते हैं, फिर हमारा चैप्टर शुरू होगा इंटरनल। ओके, तो क्या फर्क है दोनों में, ये शुरू करते हैं। देखिए, नोटेट नोटेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। ये दो अलग अलग चैप्टर हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले बेटा इंटरनल, और बाद में पढ़ेंगे एक्सटर्नल, उसका नाम अमालगमेशन भी है, पर पहले समझिए कि दोनों है क्या। समझिए बेटा, जैसे कि ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, यहाँ कंपनी में डिवेंचर भी है, यहाँ कंपनी में लोन भी है, यहाँ कंपनी में क्रेडिटर भी है, यहाँ कंपनी की ढेर सारी फिक्स्ड असेट भी हैं, करंट असेट भी हैं, कंपनी में लॉसेस भी हैं। कंपनी की हालत बुरी है और कंपनी चाहती है कई सारी चेंजेस, कंपनी अपनी बैलेंस शीट को बदलना चाहती है, पूरी बैलेंस शीट को चेंज करना चाहती है। वो इस शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना चाहती है, प्रेफरेंस कैपिटल को भी रिड्यूस करना चाहती है, डिवेंचर होल्डर से भी कुछ चेंजेस चाहती है, उसके भी ब्याज के रेट में कम करना है, उसके अमाउंट में भी कुछ वेवर है, ये लोन वालों से भी कुछ तय हो रहा है, क्रेडिटर से भी कुछ तय होगा, असेट का वैल्यूएशन बदलेगा, करंट असेट का वैल्यूएशन भी बदलेगा। जैसे स्टॉक, बुक्स में लिखा है स्टॉक 80 करोड़ का, बुक्स में उसकी वैल्यू 80 करोड़ है, पर उससे 12 करोड़ से ऊपर मिलने वाला, तो उसे भी चेंज करना पड़ेगा। डेटा लिखे हैं बुक्स में 20 करोड़, पर उसमें 5 करोड़ मिल जाए बड़ी बात है, तो 20 करोड़ के डेटर को 5 पे लाना पड़ेगा। ये सब चेंजेस होंगे अंडर ए स्कीम, और ये लॉस भी एलिमिनेट करना है। ये सारे चेंजेस के साथ कंपनी कोर्ट में गई, ट्रिब्यूनल में गई कि हमें ये चेंजेस परमिट करो, हमें कंपनी चलानी है और ये चेंजेस हमें करने हैं। कोर्ट में जाने के पहले उन्होंने खुद ने मीटिंग में पास किया होगा रेजोल्यूशन, और सारी लाइबिलिटी से भी बातें तय होगी, इनसे एग्रीमेंट कर कर ही वो सब लेकर गई होगी कोर्ट में कंपनी कि अब हमें एक स्कीम बनाकर कि कोर्ट ट्रिब्यूनल प्लीज हमें सारे चेंजेस की परमिशन दो। यदि आपने चेंजेस की परमिशन दे दी, ये सारे चेंजेस परमिट कर दिए, तो हमारी कंपनी फ्यूचर में अच्छी चलेगी,
इसका हम आपको एश्योरेंस देते हैं, ये हमारी कंपनी की प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो, फ्यूचर में इतना प्रोडक्शन होगा, इतना सेल होगा, इतना प्रॉफिट होगा, ये हमारा फ्यूचर प्रोजेक्शन है। देखो हमारी कंपनी फ्यूचर में अभी तक लॉसेस में थी पर फ्यूचर अच्छा है, ये उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट देखो। ये जाएंगी कंपनी कोर्ट में लेकर के। अब ये स्कीम को अप्रूवल कौन देगा, ट्रिब्यूनल या कोर्ट? यदि स्कीम को अप्रूवल मिल गई, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने ये स्कीम को परमिशन दे दी, तो हम क्या करेंगे, ये सारे चेंजेस परमिट कर दिए तो हम इसी कंपनी, मान लो ये एक्स लिमिटेड थी, इसी कंपनी में ये सारे चेंजेस लिख लेंगे, कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे, फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू कर लेंगे, लॉसेस एलिमिनेट कर देंगे, डिवेंचर की शर्तों में परिवर्तन कर देंगे, लोन में लोन के अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, क्रेडिटर्स सेटलमेंट कर लेंगे, ये सारे चेंजेस कर देंगे। लेकिन कोर्ट अड़ गया, बोले नहीं भाई हम तो तुम्हें ये परमिट नहीं करते, ये स्कीम हमें तो समझ नहीं आ रही, तुम जाओ। कोर्ट ने स्कीम कर दी रिजेक्ट। अब कोर्ट यानी ट्रिब्यूनल ने ये स्कीम रिजेक्ट कर दी, तो क्या कंपनी का डायरेक्टर या हम अब ये चेंजेस कर पाएंगे? ये सब कुछ चेंजेस कोर्ट ने अलाउ नहीं किए, डिसअलाउ कर दिए। ये स्कीम हम अग्री नहीं है, तुम्हारी कंपनी फ्यूचर में भी हमारे हिसाब से कुछ नहीं कर पाएगी, तुम जो प्रोजेक्शन दे रहे हो हम उसको रियलिस्टिक नहीं मानते, सही नहीं मानते, जाओ हम ये स्कीम को रिजेक्ट करते। तो अब ये स्कीम रिजेक्ट हो गई तो हम ये सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पर अब क्या करें, यदि ये स्कीम कोर्ट ने अप्रूव नहीं की और हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे तो कंपनी वैसे भी बंद हो जानी है, बंद हो जानी है। तो फिर तो बंद करना एक रास्ता हुआ कि कंपनी को अब क्या करो, जो लॉसेस हो गए अब भविष्य में वो लॉसेस मत होने दो, बंद करो। लेकिन डायरेक्टर और शेयर होल्डर अभी भी थोड़े से कंपनी के फ्यूचर को लेकर थोड़ा सा आश्वस्त हैं। वो सोच रहे हैं कि नहीं भाई कोर्ट भले नहीं मान रहा पर हम तो अग्री हैं, हमें तो लग रहा है कि कंपनी अच्छा करेगी, फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएगी, हमें कंपनी बंद नहीं करना, चलाना है, पर कोर्ट परमिट नहीं कर रहा। और जब तक कोर्ट परमिट नहीं करेगा इस हालात में इस बैलेंस शीट से कंपनी चल ही नहीं सकती। तो एक रास्ता और निकल के आया, ये कंपनी के डायरेक्टर को सीए के पास गया, सीए ने इसको सलाह दी कि भाई मैं तेरे को एक रास्ता बताता हूं कि तू कोर्ट की परमिशन के बगैर भी ये सारे चेंजेस कर पाएगा और बिजनेस कंपनी का फ्यूचर में चला पाएगा, एक रास्ता बताता हूं। तो कोर्ट की बात को एक तरफ पटक कर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा भाई सीए महोदय बताओ क्या करना है। तो सीए ने सलाह दी इसको कि इस कंपनी को कर दो वाइंड अप, इस कंपनी को क्या कर दो, वाइंड अप। अरे भाई मैं सीए हूं, ऐसी हंसी मत उड़ाओ, अभी सुनो सीए कितना स्मार्ट होता है, जैसे कि मैं हूं, अभी आपको मेरी बात पे हंसी आ रही है, देखो मैं आपको बताता हूं तरीका। आप हंस दिए कि सीए ने भी बोला भाई वाइंड अप, वो तो कोर्ट भी बोल रहा था, बोले आप भी बोल रहे हो, अरे भाई ठहर, जैसे आप हंसे ऐसे कंपनी का डायरेक्टर भी हंसा था सीए की सलाह पर अब आपको पता पड़ेगा कि हंसना किसको किस पे चाहिए। देखो अब सीए बताएगा कि भाई इस कंपनी को बंद कर दो, एक नई कंपनी बना लो, एक्स लिमिटेड 2024, ये कंपनी बंद करो एक्स लिमिटेड, इसको बंद करो, कोर्ट परमिट नहीं कर रहा है तो बंद कर दो ना, यही तो करो। और बंद करने के लिए कोर्ट की इजाजत तो लगेगी नहीं, बंद कर दो, कोर्ट भी चाहता है मैं भी चाहता हूं बंद करो। और उसके पहले क्या करो, एक नई कंपनी बना लो, उसका नाम रख दो एक्स लिमिटेड 2024 या कुछ भी ऐसा नाम मिलता है तो नाम रख दो, ये नई कंपनी बन गई। अब ये नई कंपनी क्या करेगी, इस पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लेगी। सर अभी भी समझ में नहीं आया? कुछ को समझ में आया होगा कि आपकी हंसी बेकार गई, जो आप हम सीए पर हंसे थे कि सीए बोला बंद कर दो, हाँ भाई सही बोला था, बंद करो इस कंपनी को, जो बंद होने लायक है करो। और क्या करो, सारा बिजनेस किस पे करो, ये फिक्स्ड एसेट कहां ले आओ, नई कंपनी में खरीद कर ले आओ। यहां फिक्स्ड एसेट को आप 30 करोड़ से 12 करोड़ पे लाना चाहते थे तो ले आओ, ये कंपनी इस एसेट को कितने पे खरीदेगी, 12 पे, तो नई कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी हो गई। तो जो चेंजेस वो चाहते थे कि इसको 12 पे लाना, वो हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल को मान लो यहाँ 80,000 शेयर थे 100 वाले, कंपनी इसको घटाकर 80,000 शेयर को घटाकर 20,000 शेयर में करना चाहती थी, कोर्ट परमिट नहीं कर रहा था। तो अब कंपनी क्या करेगी, एक्स लिमिटेड ने बिजनेस किससे खरीद लिया, एक्स लिमिटेड 2024 ने बिजनेस किससे खरीदा, एक्स लिमिटेड से खरीदा। और बदले में एक्स लिमिटेड ने क्या किए, पीसी में 20,000 शेयर दे दिए 100 वाले, तो नए शेयर इशू कर दिए। शेयर्स नए हैं या पुराने, जो शेयर वो चेंजेस चाहते थे वो नए चेंजेस हो गए कि नहीं हो गए। यहाँ की लाइबिलिटी भी कहाँ जाएगी, यहाँ की असेट भी यहाँ पर
लाइबिलिटी भी यहाँ पर आ जाएगी। बताइए, ये असेट यहाँ पर, ये लाइबिलिटी यहाँ पर, ये शेयर होल्डर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ एज इट इज आएगा या विथ ऑल चेंजेस आएगा? नई कंपनी में सारा डेटा पुरानी वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा या जो चाहते थे नई वैल्यू पर? नई कंपनी में तो नई कंपनी की इच्छा, तो सब कुछ चेंजेस जो ओल्ड कंपनी में कोड ने परमिट नहीं किए थे वो नई कंपनी बनाकर चेंजेस कर लिए गए। ये मैंने समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर सेम कंपनी में चेंजेस हुए या नई कंपनी बनाकर चेंज किए गए? तो यहाँ पर भी चेंजेस तो हुए हैं। यहाँ पर भी असेट लाइबिलिटी में शर्त में परिवर्तन हुआ है, इक्विटी में परिवर्तन हुआ है, लेकिन नई कंपनी बनाकर हुआ है। तो ये भी रिकॉन्स्ट्रक्शन है, ये भी रिकॉन्स्ट्रक्शन है, पर ये नई कंपनी बनाकर किया गया। तो कौन सा हुआ इंटरनल और कौन सा हुआ एक्सटर्नल? यदि चेंजेस इसी कंपनी में हो जाते तो बोलते इंटरनल, मतलब सेम कंपनी में होगा, और चेंजेस इसको वाइंड अप कर नई कंपनी बनाकर चेंजेस किए गए तो ये कहा जाएगा एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो ये चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। यहां तो इसको कहेंगे परचेजिंग कंपनी, इसको कहेंगे वेंडर कंपनी। इस परचेजिंग कंपनी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया, अमलगमेशन हो गया। ये अनदर चैप्टर है जो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हमारा ये चैप्टर तो अभी क्या चल रहा है, यदि चेंजेस कोड परमिट कर दे तो सेम कंपनी में चेंजेस क्या कुछ कैसे होंगे, ये कहा जाएगा इंटरनल। तो इफ चेंजेस आर मेड इन द सेम कंपनी तो वो क्या कहा जाएगा? internal reconstruction. If changes are made by framing another company, then it will be called external reconstruction. I hope समझ में आया होगा आपको। अरे टाइम हो गया क्या? अरे 12:11 हुआ है। इसको लिखो तो सही। If changes are made within same company, it will be internal reconstruction. If changes are made within same company, यदि सेम कंपनी में चेंजेस किए जाते हैं तो ये क्या होगा? इंटरनल। और नई कंपनी बनाकर चेंजेस किए हैं तो इफ चेंजेस आर मेड बाय liquidating this company and by forming न्यू कंपनी। मैंने शॉर्ट में लिखाया है, आपको बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हैं। इफ चेंजेस आर मेड विद इन द सेम कंपनी इट विल बी इंटरनल। इफ चेंजेस आर मेड बाय लिक्विडेटिंग दिस कंपनी एंड बाय फॉर्मिंग न्यू कंपनी तो ये क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो हमें कौन सा पढ़ना है अभी? सेम कंपनी में चेंजेस परमिट हो तो एंट्री कैसे होगी वो हमें कल से स्टार्ट करना है। कल से हम इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना शुरू कर देंगे। टेक ओवर हो गया, यहां पर इस नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। ये चैप्टर में आता है, अमालगमेशन चैप्टर में आता है कि एक कंपनी ने दूसरी कंपनी खरीद लिया। आपका होमवर्क चेक नहीं हुआ आज? होमवर्क चेक होना था आज। मैं करवाता हूँ, किसी और पेज में करवा लेता हूँ। वो स्टाफ को कहा था, भूल गया होगा, वो बोलता हूँ उसको भेजता हूँ। होमवर्क चेक होना है ना बेटा आपका, तो उसको भेजता हूँ। कल करेंगे, आज नहीं किया था क्या? देखते। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। कितने मिनट पहले? 2 मिनट पहले। क्या है, देखो कितना दिलदार टीचर मेरा, 2 मिनट पहले छोड़ दिया। जाओ जी लो अपनी जिंदगी। नई कंपनी बनाई तो वो एक्सटर्नल हो गया ना, बाहर जाके कंपनी के बाहर नहीं हो पाया। हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ, डिमांड है वो।
हाँ मतलब मेरे अभी मैं